हेलो। हेलो। सलाम साहब। सलाम साहब आ गए? जाएंगे तो आएंगे ना साहब। व्हाट? जल्दी आ गए अजय। सर कल रात आप घर नहीं गए? घर? कॉफी मंगवाऊं सर? कोई जरूरत नहीं है, अभी फ्लास्क में। पिछले कुछ हफ्तों से जिस केस में हम फंसे थे वो मैंने सॉल्व कर लिया है। मिस्टर अधिकारी बेगुनाह है? तुम क्या चाहते हो? वो कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे सर। मुझे यकीन नहीं होता है कि इतना ज़हीन, इतना चार्मिंग आदमी अपनी बीवी का कत्ल कर सकता है। अपने चेहरे से नाउमीदी पोंछो। जुर्म समझना तुम्हारा पेशा है। तुम्हें यह सीखना होगा कि अगर ठोस वजह हो तो कोई भी किसी का भी कत्ल कर सकता है। तुम्हारे ज़हीन प्रोफेसर के पास ठोस वजह थी। उसकी बीवी के एक दोस्त के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उसने एक खूबसूरत प्लान बनाया जिसके तहत अपनी बीवी का कत्ल किया और उसके जुर्म में दोस्त को फंसा दिया। वेरी स्मार्ट। अजय जी। मैं फिलहाल किसी से नहीं मिलना चाहता। अभी उस प्रोफेसर को गिरफ्तार करना बाकी है। ओके। मैं इंस्पेक्टर रॉय से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजलि, अंजलि सक्सेना है ना? मैंने कई बार आपको देखा है स्टेज पर। मेरा नाम अजय चित्रे है। मैं इंस्पेक्टर रॉय का असिस्टेंट हूँ। अच्छा लगा ये देखकर कि कुछ पुलिस वाले थिएटर का शौक भी रखते हैं। आपकी बॉस अंदर हैं? जी नहीं, जी हाँ, मेरा मतलब वो बिजी है। मैं पहली बार एक ऐसे पुलिस वाले से मिल रही हूँ जिसे झूठ बोलना नहीं आता। मैं इंस्पेक्टर रॉय को तब से जानती हूँ जब वो इंस्पेक्टर नहीं थे। मैम, हेलो, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं तुमसे बेवफाई कर सकती हूँ? बेहुदा मजाक है ये। डेस्टिमोना, सवाल सिर्फ सोचने का नहीं है। तियागो ने मुझे तुम्हारी बेवफाई का सबूत दे दिया है। तुम्हारा रुमाल है ये, पहचानती हो इसे? हाँ, ये मेरा रुमाल है। तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे आशिक के बिस्तर पर। हैरानी हुई हाँ? इस वक्त अगर मेरे पास आईना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल पर पुती हुई घबराहट और बेवफाई का एहसास दिखा देता। कमजोरी, तेरा ही नाम औरत है। मैंने तुम्हें दिल, दिमाग, जिस्म और आत्मा से चाहा। अपनी इज्जत का टीका तुम्हारे माथे पर लगाया जिसे तुमने इस रुमाल से पोंछकर अपने आशिक के बिस्तर पर फेंक दिया। ओथेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल मैं था। तुम जैसी औरत को प्यार, भरोसा और इज्जत थमा देना पागलपन नहीं तो और क्या है? अब वो पागलपन तुम्हारी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। मार दो मुझे। अगर मेरी मौत ही तुम्हें सुकून दे सकती है तो कत्ल कर दो मेरा।
क्या इसी तरह मरता है प्यार? मुस्कुराती जिंदगी से मुर्दा जिस्म बनने में कितने पल का फासला होता है? क्या यही है मोहब्बत का फलसफा? एक पल का खालीपन और फिर हमेशा की खामोशी। खत्म हो गई डेस्टिमोना और उसके साथ ओथेलो की जिंदगी के मायने भी खत्म हो गए। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, यूं ही दिमागी फितूर है। बैठो। इस तरह क्या देख रहे हो? मैं वही अंजलि हूँ जिसे तुम कभी जानते थे। जानता तो शायद अब भी हूं, पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जान पहचान का यह सिलसिला हम 10 बरस पीछे छोड़ाए थे। हैरान क्यों हो रहे हो अजय? अंजलि आज स्टार है, मगर मैं इसे एक अरसे से जानता हूं। तब न मैं इंस्पेक्टर था और ना ये एक स्टार। एक ही थिएटर ग्रुप में काम किया करते थे हम लोग। और बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे जनाब। लेकिन इन्होंने कॉस्ट्यूम उतारकर वर्दी क्यों पहन ली, ये ग्रुप में कोई नहीं समझ पाया। 2 वजह थी। एक, मुझे भूख लगती थी, और 2, मैं शादीशुदा था। शीला कैसी है? इस तस्वीर में कितनी खूबसूरत लग रही है, और तुम कितने खुश नजर आ रहे हो। तब मैं खुश था, और अब वो मर चुकी है। आई एम सॉरी। क्यों? सॉरी की क्या बात है? तुम्हें तो शीला कभी भी पसंद नहीं थी, और अब उसकी मौत के बाद उसे पसंद करने की कोई वजह भी नहीं है। आई एम सॉरी। दरअसल मुझे उसकी मौत के बारे में बात करना पसंद नहीं है। कब हुआ ये सब? मैंने कहा ना, मुझे शीला की मौत के बारे में बात करना पसंद नहीं है। खैर, कैसे आना हुआ? मुझे टेलीफोन पर कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, घर पर, मोबाइल पर, और वो भी अलग अलग आवाजों में, और उनमें से मैं कोई भी आवाज नहीं पहचानती। ये फोन कब से आने शुरू हुए? आज से ठीक 3 हफ्ते पहले। पहला फोन मेरी शादी की सालगिरह पर आया था। मैं शाम को तैयार होकर अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जा रही थी कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। मुझे लगा कोई मुबारकबाद देना चाहता है। हेलो। लेकिन वो आवाज किसी बूढ़े की खड़खड़ाती आवाज मुझे अब तक याद है। गालियों की बौछार के साथ उसने मुझे महीने भर में मार डालने की धमकी दी। मोबाइल? फिर तो तुमने नंबर भी नोट किया होगा। हाँ, मेरे पति ने एक्सचेंज से पता किया तो पता चला कि वो कॉल चर्च के स्टेशन के किसी पब्लिक बूथ से आई थी। तो बाकी कॉल भी पब्लिक बूथ से ही आई होंगी, करेक्ट? तुम्हें कैसे पता? अगर मैं तुम्हें कत्ल करने की धमकी दूं, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। हर बार अलग अलग आवाजें, कभी कोई बूढ़ा, कोई जवान, कभी कोई बूढ़ी औरत, कोई लड़की, कभी। तुमने पुलिस में इत्तला क्यों नहीं की? मेरे पति का मानना है कि ये किसी का बेहुदा मजाक है। तुम तो जानते हो, चाहे कुछ हो जाए, घबराना या परेशान होना उनकी फितरत नहीं। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे पति को जानता हूँ। तुम्हें नहीं मालूम, मैंने विवेक से शादी की है। चलो लेट्स स्टार्ट। कम ऑन, शुरू करो।
और रो 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 नहीं रो। गांधारी हो तुम, 100 बेटे मरे हैं तुम्हारे। हाँ रो। नहीं नहीं, ये गले से नहीं, दिल से काम लो, दिल से। फील इट, महसूस करो। कम शाबाश, महसूस करो 100 बेटों की मौत का दर्द। दुख से छाती फटने गई तुम्हारी। शाबाश, रो रो। कुछ तो महसूस करो। औरत कहती हो अपने आप को, एक्ट्रेस। आई एम एन एक्ट्रेस। ठीक है, अगर तुम नहीं महसूस कर सकती तो मैं ही तुम्हें महसूस करवाता हूं। विवेक, तुम डायरेक्टर जरूर हो, लेकिन किसी पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, खासकर किसी औरत पर। इस वक्त ये औरत नहीं है, गांधारी है, और मैं एक डायरेक्टर हूं। इस वक्त इससे अच्छी एक्टिंग करवाने के लिए मैं चाहे इसे पीटूं, चाहे जान से मारूं, किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर मेरी इजाजत के मेरे स्टेज पर आकर रिहर्सल में दखल देने की? गेट आउट फ्रॉम हियर। I say get out! निकल जाओ मेरी स्टेज से, मेरे ग्रुप से, मेरी अंजलि और हम सब की जिंदगियों से। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर निकालूं, just get out! सर कॉफी। ओह, थैंक यू अजय। तो क्या हाल है हमारे ग्रेट डायरेक्टर का? वो आज भी एक ग्रेट डायरेक्टर हैं। माफ करना, ग्रुप छोड़ने के बाद मैंने पलटकर थिएटर का हाल जानने की कोशिश नहीं की। जाहिर है अच्छा काम कर रहा है विवेक। उनका शुमार हिंदुस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर्स में होता है। और तुम्हारा बेहतरीन एक्ट्रेसेस में। हंसो मत, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं। तो तुम दोनों कामयाब हो, खुश भी हो। टीना की मौत के बाद मुझे कहीं भी कुछ भी, और विवेक को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे हमारी बेटी टीना मरी ही ना हो, या फिर वो कभी थी ही नहीं। I'm sorry, मैं बेकार में भावुक हो रही हूँ। तुम भावुक हो रही हो, मगर बेकार में नहीं। मुझे वो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। कैसे हुई तुम्हारी बच्ची की मौत? विवेक और मैं एक शो के लिए गए थे और लेट हो गए। बच्चे को संभालने वाली नौकरानी भी सो गई थी। टीना तब चलना सीखी थी। वो किसी तरह बाथरूम की टब तक पहुंच गई और पानी से खेलने लगी। बहुत प्यार था उसे पानी से, और उसी में फिसल कर डूब कर। कब हुआ ये हादसा? तकरीबन 6 महीने पहले। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, प्लीज। तो ये धमकी भरे फोन कॉल्स, इनके बारे में और क्या बता सकती हो तुम मुझे? विवेक का कहना है कि बॉम्बे में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी सेलिब्रिटी को तंग करने में मजा आता है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो फोन की हर घंटी के साथ कुछ और मर जाती हूँ। उठाओ।
ये नंबर पहचानती हो तुम? ये कैसे हो सकता है? क्या? ये तो मेरे घर का नंबर है। बच्ची का कमरा कहाँ है? एक्सटेंशन उसकी मौत की बता कभी इस्तेमाल नहीं की। मैं तो भूल गई थी कि इसका फोन था। तुम्हारी मरी हुई बच्ची का। कहां मर गई मेरी बीवी? आज हमारे नए नाटक की शुरुआत है, यह आखिरी रिहर्सल है और हम लोग हमेशा की तरह बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब थिएटर में वो जज्बा रहा ही नहीं। भागो सब, टीवी सीरियल्स के पीछे भागो। और मेरी बीवी का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो न सिर्फ फाइनल रिहर्सल्स के लिए नहीं आती है, बल्कि यह बताने की जहमत भी नहीं उठाती कि मेरे साथ थिएटर करने से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है। कहां है वो? कोई तो जानता होगा या कोई नहीं? या सबको पता है और कोई बताना नहीं चाहता? अशोक, तुम भी नहीं जानते क्या? तुम तो सब जानते हो कि किसके साथ क्या हो रहा है। मेरे, अंजलि के, सबके साथ। सबके भेद पाने के शौक है ना तुम्हें? बताओ बताओ, चल बताओ, अंजलि कहाँ है? मुझे नहीं पता विवेक जी। वैसे कल रात उन्होंने कहा था रिहर्सल के बाद कि सुबह टाइम पे आ जाएंगे। ये बात तो उसने मुझसे आज सुबह भी कही थी। कहा था मुझसे उसने कि उसे कुछ जरूरी काम है, लेकिन वो जल्दी पहुंच जाएगी बिना लेट हुए। पर काम क्या है ये ना मैंने पूछा ना उसने बताया। चलो चलो अशोक, तुम मुझे बताओ, तुम बताओ कहां है वो? विवेक जी मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मेरी बीवी के बारे में सबसे ज्यादा तो तुम ही जानते हो। कोने में बैठकर फुसफुसाकर बतियाते रहते हो, खी करके हंसते रहते हो। इतनी लेट क्यों हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ काम था। मेरे थिएटर से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? मेरी जिंदगी, मेरी दिमागी हालत। यानी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैं हमेशा शक करता आया हूं। पागल हो गई हो तुम अंजलि। तुम्हें एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। नहीं, इन्हें पुलिस की जरूरत है। ये पुलिस स्टेशन आई। रॉय, तुम रॉय ही हो ना?
इतने साल बाद ये जानकर खुशी हुई मिस्टर विवेक कि तुम्हारे दूर की नजर दुरुस्त है। यस 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 यस, तुम सचमुच रॉय ही हो। मगर मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये पुलिस में जाने का मामला क्या है? इसका जवाब मैं दिए देता हूं। तुम्हारी बीवी के पास धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अब ये केस मेरे जांच में है। तुम बिना मुझे बताए पुलिस तक जा पहुंची? न जाने मैं कब से तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करने को कह रही हूँ, लेकिन तुमने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि वो फोन कॉल इस लायक नहीं थे। और फिर क्यों देगा तुम्हें वो धमकी? क्या हो? क्या तुम कौन हो? तुम क्या औकात है तुम्हारी? ये सब वहम है तुम्हारे, बेबुनियाद वहम। नहीं मिस्टर विवेक, ये वहम नहीं है। आज सुबह जब आपकी पत्नी मेरे ऑफिस में बैठी थी तो आपके घर से फोन आया, उस वक्त जब आपके घर में किसी को नहीं होना चाहिए था। और जब मैं तहकीकात करने आपके घर पहुंचा तो आपकी मरी हुई बच्ची के कमरे में फोन बजा, उस इंस्ट्रूमेंट पर जिसका वजूद ये खुद भूल चुकी थी। किसका फोन था? आपकी बेटी का। आपकी मरी हुई बेटी का। और उसने इन्हें उसी तरह डुबा कर मारने की धमकी दी जिस तरह वो खुद डूबकर मरी थी। मजाक है ये, एक सरफिरे इंसान का घटिया मजाक है। ये मजाक हादसे में भी तब्दील हो सकता है मिस्टर विवेक। हकीकत झुटलाई नहीं जाती। रॉय जस्ट गेट आउट, गेट आउट। हमारी जिंदगी से चले जाओ। और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका था, इस स्टेज से, हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगी से चले जाओ। मैं चला गया था, लेकिन तब मैं सिर्फ रॉय था। अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर रॉय हूं। तुम्हारी बीवी ने पुलिस में एक मामला दर्ज करवाया है और जब तक मैं इसकी तह तक नहीं पहुंच जाता मैं आसपास ही रहूंगा। शायद एक मजाक को हकीकत में तब्दील होने से रोक सकूं। आखिर सर्दी जुकाम की तरह कत्ल भी एक बीमारी है जिसे थोड़ी सी एहतियात से होने से रोक दिया जाता है। लगता है विवेक की ईगो उसे पागलपन की हद की तरफ ले जा रही है। इस पोस्टर को देखकर लगता है कि शेक्सपियर नाम के आदमी का इसमें जरा भी हाथ है। बाय द वे, बैक स्टेज क्या हाल है? शांति है। रिहर्सल शुरू हो गया? हाँ सर, अभी अभी। अंजलि स्टेज पर गई? नहीं सर, उसकी एंट्री लेट है। हाँ, उसका मतलब वो अभी मेकअप रूम में है। आई डोंट नो। डैम इट अजय, मैंने तुम्हें उस पर लगातार नजर रखने को कहा था। बच्ची की आवाज में उसे आज रात को मारने की धमकी दी गई है। सर, आप एक मरी हुई बच्ची की आवाज को इतना सीरियसली ले रहे हैं? न ले रहा होता तो यहां नहीं होता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बस ये प्रॉब्लम है तुम्हें। और आज के बाद अगर कभी हमारे आपस के मामलों में किसी और को घसीटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बंद करो ये रोना। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे आंसू और तुम्हारा डरना दोनों बिल्कुल नकली है। मेरे में बिल्कुल चंगी है। धीरे बोलो। एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच की नजदीकी और फासले अक्सर दोनों ही बाहर के आदमी की समझ से बाहर होते हैं। ये चीख स्टेज से आई है। सर, आर यू ओके? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो। अजय, अजय, अंजलि तो यहाँ है, तो विवेक चिल्ला किस पर रहा था? मुझे तो गड़बड़ लगता है। तो तुम नहीं जानती कि मरने से कुछ देर पहले
विवेक किस औरत पर चिल्ला रहा था? अंधेरे में कोई मेरे और अजय के पास से गुजरा, ठीक उस समय के बाद जब हम विवेक को किसी पर चिल्लाता सुनकर आगे बढ़ाए थे। हमने समझा कि कमरे में तुम हो। गुजरने वाला आदमी या औरत कोई भी हो सकता था। उस अंधेरे में किसी को भी पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था। कौन हो सकता है वो? मुझे कुछ पता नहीं। उस वक्त मैं स्टेज पर थी। ये खुदकुशी भी तो हो सकती है। विवेक ने छाती में धंसा हुआ खंजर खुद ही तो पकड़ रखा था। नहीं, ये खुदकुशी नहीं थी। क्यों? विवेक का दायां हाथ खंजर पर था, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है विवेक खब्बू था, लेफ्ट हैंडेड। फिर खंजर पर उसका दायां हाथ क्यों था? हर कातिल कोई ना कोई गलती करता है। ये इस कातिल की गलती थी। सर, कल रात जितने भी लोग बैक स्टेज थे, मैं उन सब की तफ्तीश कर चुका हूं। और सब किसी न किसी के साथ थे। आपको ये कैसे मालूम? कातिल बेवकूफ नहीं है। बेगुनाही का कोई ना कोई गवाह होने का मतलब है कातिल खुद शक के दायरे से बाहर है। और उन लोगों का बयान जो स्टेज पर थे। क्या मतलब है सर? हमने खुद अपनी आंखों से उस अंजलि और अशोक को स्टेज पर देखा था। रॉन्ग अजय, हमने सिर्फ अंजलि को स्टेज पर देखा। अशोक कुछ पल के बाद वहां आया। हमारे पास से गुजरने वाला शख्स वो भी तो हो सकता है ना? मैंने उसे भी चेक किया है सर। स्टेज पर आने से पहले वो वीना के साथ था और तकरीबन आधे घंटे तक के दोनों बातें कर रहे थे। ये वीना कौन है? एक एक्ट्रेस है, नया ग्रुप ज्वाइन किया है उसने। तुम अशोक को जानती हो? जी हाँ, कब से? जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। स्टेज पर आने से पहले अशोक तुमसे आधा घंटा बात करता रहा। क्या तुम ये बात अदालत में कहोगी? जी हाँ। तुम अकेली रहती हो? जी बिल्कुल अकेली। एनी बॉयफ्रेंड्स? दोस्त हैं मेरे, एक नॉर्मल लड़की हूँ मैं। विवेक के ग्रुप में तुम्हारा खास दोस्त कौन होगा? सब, और कोई नहीं। मुझे इस ग्रुप के साथ इतना वक्त नहीं हुआ कि किसी के साथ खास दोस्ती कर पाऊँ। अशोक भी एक फेलो एक्टर है, न कम न ज्यादा। अशोक का नाम क्यों लिया तुमने? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अशोक के लिए झूठ बोलूंगी या नहीं। मेरा जवाब साफ है, नहीं। और कुछ? ये गुड़िया कैसी है? गुड़िया नहीं, कठपुतली है। इसे चलाना या नचाना सीखा है मैंने। हेलो, ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ओके। वीना का कहना है कि वो विवेक की खोज है। विवेक ने कभी तुमसे उसके बारे में बात नहीं की? नहीं तो। अशोक की गवाही सिर्फ वीना ही दे सकती है, मगर क्या वो उसके लिए झूठ भी बोलेगी? झूठ क्यों बोलेगी वो? अगर उसके और अशोक के संबंध हैं तो बोल भी सकती है। वीना और अशोक के बीच कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ अशोक को, वो मुझे सब कुछ बताता है। अगर वीना के उसके संबंध होते तो वो मुझे जरूर बताता। शायद, लेकिन आदमी अपने इश्क का ढिंडोरा पीटे कोई जरूरी तो नहीं। इस बात का खुलासा मैं ही कर देता हूँ। मेरे और वीना के बीच कुछ नहीं है। इसलिए जब वो कहती है कि वो मुझसे आधे घंटे तक बात कर रही थी, तो वो सिर्फ सच बोल रही है, अपने आशिक को बचाने के लिए झूठ नहीं। तो वीना ने मेरी और अपनी मुलाकात के बारे में आपको बता दिया? क्यों, कुछ गलत किया? नहीं, मगर जब बहुत लोग एक दूसरे को बचाने की ज्यादा कोशिश करें तो मेरा शक और पुख्ता हो जाता है। जिंदगी की तरह एक कत्ल भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। गलती हुई होगी, हमें ढूंढनी है। बाय द वे, वो धमकी भरे फोन कॉल्स अब भी आ रहे हैं अंजलि? वो धमकी भरे फोन कॉल्स अब भी आ रहे हैं? नहीं। अच्छी बात है।
क्या? धमकी भरे फोन कॉल्स तुमको आते हैं और कत्ल तुम्हारे पति का हुआ है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। विवेक अपने मेकअप रूम में एक सुबकती औरत पर चिल्ला रहा था, ये हमने सुना, लेकिन वो औरत कौन थी ये हमें पता नहीं। उस वक्त अंजलि स्टेज पर थी और अशोक वीना के साथ खड़ा था और बाकी सबके पास कोई ना कोई गवाही है। फिर एक अजनबी साया अंधेरे में हमारे पास से गुजरता है, यानी कि हम दो ही लोगों को नहीं जानते, एक वो पास से गुजरता हुआ साया और एक वो औरत जो विवेक के कमरे में रो रही थी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों एक ही हैं? वो औरत जिस पर विवेक चिल्ला रहा था, हो सकता है कि उसी ने कत्ल किया हो, फिर हमारे पास से गुजरकर वहां स्टेज पर जा खड़ी हुई हो सकता है सर। मगर वो हो कौन सकती? वीना? विवेक के साथ संबंध रहे हो और उसने नाजायज मांगे की हो सकता है। पर अगर अशोक वीना के साथ था तो वीना भी अशोक के साथ थी ना। डेड एंड, डेड एंड। वीना ही इस भूल भुलैया की चाबी है। न जाने क्यों मैं इस बात को अपने दिल और अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। इंटरेस्टिंग औरत है, अकेली रहती है, दोस्त है मगर बॉयफ्रेंड नहीं। एक्टिंग भी करती है और कठपुतली भी नचाती है। कठपुतली? अजय, कठपुतलियां तो तारों से बंधी होती है ना? हाँ सर, मगर वीना के कमरे में रखी हुई कठपुतली में कोई तार नहीं। वो वेंट्रिलोक्विस्ट की गुड़िया है। वेंट्रिलोक्विस्ट? हाँ अजय, वेंट्रिलोक्विज्म यानी आवाज बदलने और आवाज फेंकने की कला। हाँ, तो इस तरह किया गया था ये कत्ल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बस ये प्रॉब्लम है। और आज के बाद अगर कभी हमारे आपस के भागों में किसी और को सीखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बंद करो ये रोना। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे आंसू और तुम्हारा डरना दोनों बिल्कुल नकली है। ये सब हो क्या रहा है? आप? थैंक यू अजय। सुबकने की आवाज अच्छी थी। सर, आपने उस विवेक की आवाज निकालकर मुझे डरा ही दिया। हाँ, लेकिन जो आवाज फेंकने और आवाज बदलने की कला जानते हैं वो और भी अच्छी आवाज निकाल सकते हैं। क्यों मिस वीना? तुमने पहले विवेक की आवाज निकाली, फिर सुबकने की, पर तब तक विवेक का कत्ल हो चुका था। फिर अंधेरे में हमारे पास से गुजरकर तुम अशोक के पास जा खड़ी हुई। हम बेवकूफों की तरह ये समझते रहे कि तुम उसकी गवाह हो। दरअसल वो तुम्हारा गवाह था। और तुमने ये कत्ल क्यों किया? क्योंकि विवेक तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देना चाहता था। बताओ क्यों किया तुमने ये कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया और ना ही मेरे और विवेक के कोई नाजायज संबंध थे। मैं तो अशोक से मोहब्बत करती हूँ। ये गुड़िया भी उसी की दी हुई है। मैं तो सिर्फ कठपुतली नचाना जानती हूँ। आवाज बदलना अशोक से अच्छा और कोई नहीं जानता। ये सब तो मुझे अब तो बता रही हो। क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला कि अशोक और अंजलि सक्सेना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नफरत है मुझे अशोक से। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो। तो तुमने अशोक के लिए झूठी गवाही दी। स्टेज पर आने से पहले वो तुम्हारे साथ आधे घंटे के लिए नहीं था। कत्ल उसने किया है, विवेक की आवाज बनाकर
उसे उसने जिंदा साबित करने की कोशिश की, फिर अंधेरे में लाश के पास से उठकर हमारे पास से गुजरता हुआ वो स्टेज पर जा पहुंचा, है ना? और फोन पर वो आवाजें भी उसी की थी। वो धमकी के कॉल एक बदहवासी का माहौल पैदा करने के लिए किए गए थे। मगर फिर अंजलि मेरे पास आ पहुंची। क्यों? और दरवाजे के पीछे विवेक की वो आवाज मुझे सुनाने के लिए थी ना, ताकि मैं तब उसे जिंदा करार दे सकूं जब वो मर चुका था। एक पुलिसमैन की गवाही से अच्छा और क्या हो सकता है? ये सब जानते हुए भी तुमने अशोक की मदद की, क्यों? वो मुझसे शादी करने वाला था। मैं थक गई थी अकेले, बिल्कुल अकेले। छोड़ो, मुझे बख्श दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, छोड़ो। अब भीख मत मांगो, तुमने उसका हक खो दिया है। अब देर हो गई है, बहुत देर। मरने की तरह मरो अंजलि, मरने का ड्रामा मत करो। और तुम अशोक, जब असल जिंदगी में इतना अच्छा कत्ल कर सकते हो तो स्टेज पर क्यों नहीं? एक एक्टर के लिए जिंदगी और स्टेज का फासला खत्म हो जाना चाहिए। अंजलि, अशोक, it's all over. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बस ये प्रॉब्लम है। और आज के बाद अगर कभी तुम्हारे आपस के मामलों में किसी वक्त को घसीटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।